रहस्य शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आप उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप किसी रहस्यमय जगह के बारे में सुनते हैं तो आप उस स्थान के रहस्य के बारे में जानने या वहां घूमने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाते हैं और आप उन स्थानों के बारे में खोज करने लगते हैं। प्रकृति के कुछ इन रहस्यमय स्थानों ने मानव को अचंभित कर दिया है कि यह क्यों और कैसे हो सकता है। वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यमय स्थानों के बारे में खोज करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत में कई ऐसे रहस्यमय जगहें भी हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है, जहां अधिक से अधिक लोग जाकर उन रहस्यमय स्थानों को घूमना व उन जगह के बारे में जानना चाहते हैं। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्रतल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां था बर्फ में दबी हुई है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानवविज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। खतरनाक खोज की थी। समुद्री सतह से करीब 16,000 फीट ऊपर छोटी घाटी के नीचे एक जमा हुआ सरोवर था जो कंकालों और हड्डियों से भरा हुआ था। उस दिनों गर्मियों में बर्फ पिघलकर नीचे भी गिरी थी, लेकिन फिर भी सरोवर में कंकाल और हड्डियां जैसी की वैसी ही थी। वे पानी में तैर रही थी और सरोवर के तट पर अस्त व्यस्त रूप से फैले हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि रूपकुंड झील में निश्चित ही कुछ भयानक घटना हुई होगी। ऐसी मान्यता है कि जापानी सैनिक को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील के तौर पर बताती है। गुजरी आधी सदी से ज्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे। मसलन, ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये लोग कहां से यहाँ आए थे? इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल मानना है कि इस घाटी में स्थानिक लोगों की सहायता से कुछ तीर्थयात्री भी रुके थे। कहा जाता है कि उनके सिर पर लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी। मान्यताओं के अनुसार बाकी सभी की मृत्यु भी इसी तरह से हुई थी। जांच में भी पता चलता है कि सभी की मृत्यु सिर और कंधों पर चोट लगने के कारण ही हुई थी। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन में वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि लोग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक से आए और लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान अचानक आई किसी आपदा के दौरान मारे गए थे। 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि ये सभी कयास शायद सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग-अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है।
अध्ययन की मुख्य लेखिका इडेओइन हार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्र हैं। वे कहती हैं, इससे वे थ्योरी खारिज हो गई जिनमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। वे कहती है, अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खास तौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे हैं। साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। हान कहती हैं, जेनेटिक्स के आधार पर इनमें से कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूहों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे जत्थों में इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं थी? इस जगह पर न तो कोई हथियार मिले और न ही व्यापार का कोई सामान मिला है। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थस्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थयात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थयात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थयात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्यसागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। तो क्या ये हो सकता है कि पूर्वी भूमध्यसागरीय पूर्वजों की जेनेटिक रूप से अलग आबादी पीढ़ियों से इस इलाके में रह रही हो? हार्ने कहती है, हम अभी भी इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।